हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए। तो आज प्रोबेबली हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में टनल डायोड के बारे में। एंड देन द सिलेबस इज ऑलमोस्ट फिनिश फ्रॉम माय साइड, है ना। ठीक है, आ जाइए फटाक से जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे साटकी डायोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, ऐसे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझेंगे और उसके बाद मस्त तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। एंड देन बाय बाय, टेक केयर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? आइए जल्दी से, जो लोग भी हैं इसको फटाक से निपटाते हैं, खत्म करते हैं। आप लोगों का भी अब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तो बहुत ही पास आ गया है, मतलब 8 जून को है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी चीजें पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक्स वाली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, बहुत संक्षेप में, बहुत ही टू द पॉइंट मैंने पढ़ाया है ना, जो बहुत आपको काम आएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप करके जाएंगे तो ऑलमोस्ट इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लोगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने साटकी डायोड देखा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द टनल डायोड, है ना। टनल डायोड है ना, इसका नाम टनल डायोड या और एक क्या नाम है, टनल डायोड या इसाकी डायोड। लियो इसाकी नाम के एक वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टनलिंग फिनोमेना का खोज किया था इस पीएन जंक्शन डायोड में, है ना। और इसी के लिए उनको नोबेल भी मिला था, इस टनलिंग इफेक्ट को करने के लिए ना, निगेटिव रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए ना। टनलिंग बेसिकली है ना, उन्हीं के नाम पे इस डायोड का नाम टनल डायोड पड़ा है ना, लियो इसाकी, है ना, या इसको कई बार इसाकी डायोड भी कहते हैं, इसाकी डायोड, है ना। 73 में आई गेस, जहां तक मुझे अगर याद आ रहा है तो, जो ईयर था 73, जिसमें इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी, है ना। अब चलो हम इसको समझते हैं, पहले इसके ब्रीफ पॉइंट लिख लेंगे, है ना। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे इसका होता है ना। इसमें ये वाला साइन रहता है ना, ये वाला, है ना, ये वाला, ये टनल डायोड का साइन है ना। एन साइड में एकदम ऐसे पैक्ड, है ना, टनल डायोड, है ना। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। दिस इज योर टनल डायोड। साटकी में इसका जस्ट अपोजिट टाइप का था, है ना, बनाया था आपको, ठीक है ना। साटकी में ऐसा था, ऐसे, है ना, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं और समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं ना। टनल डायोड बनता कैसे? टनल डायोड तब बनेगा जब पी और एन रीजन वेरी हैवीली डोप्ड रहेंगे। वेरी हैवीली डोप्ड मतलब 10 की पावर 18, 10 की पावर 19 के ऑर्डर का, 10 की पावर 16, 10 की पावर 17 ऑर्डर का डोपिंग होने लगता है तो डोपिंग इज वेरी हाई, है ना, कंसीडर। 10 की पावर 19, 10 की पावर 20 के ऑर्डर का डोपिंग हो जाता है इन केस ऑफ टनल डायोड, दोनों रीजन, पी और एन रीजन्स। और इतना हाई डोपिंग होता है कि पी साइड में आपका जो फर्मी लेवल है वो पेनेट्रेट करके वैलेंस बैंड के अंदर चला जाता है, और एन रीजन में आपका डोपिंग इतना हाई होता है कि फर्मी लेवल पेनेट्रेट करके कहां चला जाता है, फर्मी लेवल पेनेट्रेट करके चला जाता है कहां पे, कंडक्शन बैंड में, है ना। अभी इसका फर्मी लेवल डायग्राम बनाएंगे, वहीं से समझेंगे क्या टनलिंग कैसे हो रही है, कैसे निगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इसमें आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले टनल डायोड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। टनल डायोड कब हमें मिलेगा, इज अ वेरी हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। वेरी हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, है ना। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इट
it works on quantum mechanics principle टनलिंग, कई बार उसको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग भी कहा जाता है. क्वांटम, इट वर्क्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल टनलिंग. दैट्स वाई इसका नाम टनल डायोड पड़ा. टनलिंग, कई बार इसको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग भी कहते हैं. दैट्स वाई द नेम इज टनल डायोड, है ना. आपने जेनर डायोड में जेनर ब्रेकडाउन फेनामेना जो देखा था, है ना, जेनर ब्रेकडाउन फेनामेना, उसमें भी टनलिंग होती है. वो रिवर्स बायस में होती है. वो रिवर्स बायस में होती है. ब्रेकडाउन फेनामेना होती है टनलिंग इफेक्ट की वजह से. यहां पे फॉरवर्ड बायस में टनलिंग इफेक्ट आएगा और फॉरवर्ड बायस में उस टनलिंग इफेक्ट की वजह से हमें निगेटिव रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. निगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब? नॉर्मली आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बढ़ता है. वी और आई का जो स्लोप होता है पॉजिटिव होता है. यहां पे वी बढ़ाने पे आई घटेगा, तो वी और आई के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे उसका स्लोप निगेटिव आएगा, है ना. और वी और आई के बीच के स्लोप को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं या कंडक्टेंस, उसी को हम निगेटिव रेजिस्टेंस यहां बोलते हैं ना. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका बहुत वाइडली यूज होता है कई जगह पे, है ना. इट एग्जिबिट्स, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना. इट एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कैसे वो आता है निगेटिव रेजिस्टेंस, अभी मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूंगा, इसका फर्मी लेवल डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, है ना. इट एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी where with increase in voltage current decreases, where current decreases with increases, where current decreases with increase in voltage. This negative resistance property बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, और ये टनलिंग इफेक्ट की वजह से आता है. दिस निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जैसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ना, ऑसिलेटर, है ना. रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एग्जांपल के लिए लिख सकते हो. रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, एंड हाई फ्रीक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन. हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर या एम्प्लीफिकेशन, है ना. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको स्टार निगेटिव रेजिस्टेंस वाला, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बार बार ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में. कहां पे? आपका यहां पे पूछा जाता है, जो आपके ईएस जैसे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना. तो पहले ये दोनों ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना. क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे टनलिंग इफेक्ट पे काम करता, दैट्स व्हाई द नेम इज टनलिंग इफेक्ट. ये निगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब इसका एक रीजन आता है जहां पे वोल्टेज बढ़ाने पे ये करंट इसमें घटती है ना. तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव हो जाता है या आईवी कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव स्लोप हो जाता है, उसी को निगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं ना, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है ना. ठीक है. तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? इट्स स्विचिंग टाइम इज वेरी स्मॉल. स्विचिंग टाइम, स्विचिंग डिले या स्विचिंग टाइम, स्विचिंग डिले या स्विचिंग टाइम इज वेरी स्मॉल एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिकोसेकंड, एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 सेकेंड के ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ पिकोसेकंड. एंड दैट्स वाई इट इज, मैं पहले पेज में वो सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं जहां से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये भी पढ़ के चले जाओगे तो आपको आंसर ठीक कराओगे. एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ
हाई स्पीड स्विचेस, है ना, ये भी प्रॉपर्टी। तो हाई स्पीड स्विचेज के डिजाइनिंग में होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर डिजाइन में होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के डिजाइनिंग में इसका यूज होता है, और इसके एडवांटेजेस और क्या हैं, है ना, ये सारे तो इसके यूजेस हैं। एक एडवांटेज और क्या है, लो पावर रिक्वायरमेंट, लो पावर रिक्वायरमेंट मतलब लो पावर पे काम कर सकता है बहुत अच्छे से, और लो नॉइज होता है इसमें, लो नॉइज, है ना, ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। एक ही डिसएडवांटेज इसका होता है, मैं सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी लिख देता हूं, फिर इसकी वर्किंग समझा दूंगा, है ना, बस, है ना। इस तरह के डाउट से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये टू टर्मिनल, पीएन जंक्शन क्या होता है, टू टर्मिनल डिवाइस, ये भी तो एक पीएन जंक्शन ही है, तो ये टू टर्मिनल डिवाइस है। तो जब हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो एम्पलीफायर में एक साइड आप इनपुट लगाते हो, एक साइड से आउटपुट लेते हो। जब दो ही टर्मिनल हैं तो आप इनपुट और आउटपुट को बाइफरकेट नहीं कर पाते। जैसे आप बीजेटी को जब एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो एक कॉमन टर्मिनल होता है ना, आप इनपुट बेस और इमीटर के बीच में लगा रहे हो, आउटपुट कलेक्टर और इमीटर से, तो बेस और कलेक्टर को आपने बाइफरकेट कर लिया, है ना। इनपुट और आउटपुट को आप क्या रखते हो, एम्पलीफायर में आप चाहते हो इनपुट और आउटपुट सेपरेटेड रहें, इनपुट के एक्शंस का इफेक्ट आउटपुट में दिखे, लेकिन आउटपुट का वापस से इफेक्ट इनपुट पे ना दिखे, है ना। इनपुट कुछ कंट्रोल करे तो उसका कंट्रोल का इफेक्ट आउटपुट पे सीधे दिखे, वो आपस में इंटरेक्ट ना करे, है ना। तो सेपरेटेड रहने चाहिए एम्पलीफायर, अच्छे एम्पलीफायर की डिजाइन में। डिसएडवांटेज इसका बस यही है, एक तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव थोड़ा सा होता है, और सबसे मेन है इनपुट एंड आउटपुट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनपुट एंड आउटपुट कैन नॉट बी सेपरेटेड एज इट इज अ टू टर्मिनल, कैन नॉट बी सेपरेटेड as it is two terminal device। ठीक है ना। और इट इज टेम्परेचर, इट इज हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, तो ये थोड़ा एक सा इश्यू सा रहता है, इट इज हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है ना। तो बाकी सब एडवांटेज ही हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन यूज करके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए, हाई स्पीड स्विचिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। ये लेस नॉइजी होता है, बहुत कम नॉइज होती है, लो पावर कंज्यूम करता है ना। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं ना। वर्किंग थोड़ी सी समझा देते हैं ना, वर्किंग। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर देंगे, हमारा काम खत्म, ठीक है ना। चलो फर्मी लेवल डायग्राम बनाएं क्या, यस सर बनाइए। उसी के तो भाई साहब आपको ऐसा फर्मी, अब देखो जैसे पीएन जंक्शन बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज ऑफ वेरी हाईली डोप्ड टू रीजन्स, है ना। टनलिंग के लिए क्या चाहिए होता था, डिप्लीशन रीजन बहुत क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे जेनर डायोड का ब्रेक डाउन इफेक्ट याद करो, है ना। जब सेपरेशन विड्थ बहुत स्मॉल होगी तभी इलेक्ट्रॉन टनल करके एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएगा, बैरियर चढ़ने की जगह वो टनल करके जाता है, जैसे जस्ट लाइक जेनर ब्रेक डाउन फिनोमेना समझाया था ना। यहां पे फॉरवर्ड बायस में टनलिंग इफेक्ट देखी जाएगी, है ना। अभी देखना, इसको फॉरवर्ड बायस में ही यूज करते हैं बेसिकली, फॉरवर्ड बायस में ही ये टनलिंग इफेक्ट शो करके निगेटिव रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। तो हम अगर बहुत हाईली डोप्ड रीजन ले रहे हैं दोनों, तो बेटा हम फर्मी लेवल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब ये फर्मी लेवल डायग्राम जैसे आपने सीखा था पीएन जंक्शन डायोड में इक्विलिब्रियम पे, उसी हिसाब से बनाने जा रहा हूं ना। तो मैं थोड़ा जल्दी बनाऊंगा क्योंकि ये मैं मान रहा हूं कि आप वो पीएन जंक्शन आराम से पढ़ के आए। मैं पीएन, ये देखो डिप्लीशन रीजन विड्थ यहां दिखा तो रहा हूं, एक्चुअल में इससे भी बहुत कम होती है ना डिप्लीशन रीजन विड्थ, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एक डिप्लीशन रीजन विड्थ क्रिएट हो जाएगी, है ना, एक डिप्लीशन रीजन विड्थ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी रीजन में डिफ्यूज होके, होल्स आएंगे पी रीजन से एन रीजन में डिफ्यूज में, जंक्शन के क्रॉस बहुत सारा क्या होगा, जंक्शन के क्रॉस बहुत सारा, सॉरी एक मिनट, ठीक है,
ये जंक्शन बना देते हैं, ये डिप्लीशन रीजन, बहुत पतली सी डिप्लीशन रीजन है ना। डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एन से पी रीजन में, और डोपिंग हाई रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, आपको पता होगा। डोपिंग हाई होने पे जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो भी बहुत हाई होगा, NA/ND/Ni² होता है ना। तो सारी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इक्विलिब्रियम जब रीच होगा, इनिशियली तो एन रीजन का फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास में होगा, पी रीजन का फर्मी लेवल आपका वैलेंस नहीं, यहां पे कंडक्शन बैंड के पास क्या, कंडक्शन बैंड के अंदर होगा। डोपिंग आपने इतनी हाई कर दी है, मिड बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड के पास होता है, डोपिंग बढ़ाते जाओ कंडक्शन बैंड के अंदर, और यहां बैलेंस बैंड के अंदर। जब पास लाएंगे इक्विलिब्रियम पे, फर्मी लेवल थ्रू आउट सेम रहेगा। तो पहले यूनिफॉर्म फर्मी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्मी लेवल है दोनों रीजन्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, है ना। दिस इज द फर्मी लेवल इन बोथ द रीजन्स, ठीक है, बहुत सही बात है। ये फर्मी लेवल है, यहां पे एन रीजन में EFN हो गया ये, और पी रीजन में EFP हो गया ये, बहुत बढ़िया सर, है ना। ये जंक्शन है, दिस वाइट वन इज जंक्शन, और ये क्या है, W विड्थ की डिप्लीशन रीजन क्रिएट है, डिप्लीशन रीजन। ये रीजन बहुत हाईली डोप्ड है, P+ रीजन, ये रीजन बहुत हाईली डोप्ड है, N+, है ना। इसको अगर दिखाना हो इस तरह से तो P+ N+ दिखाएंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या, फर्मी लेवल यहां पे कंडक्शन बैंड के अंदर है, मतलब कंडक्शन बैंड इसके जस्ट, है ना, नीचे होगा, है ना, यहां एन रीजन में। देखो यहां पे तो बेंडिंग नहीं हुई होगी ना, यहां पे बेंडिंग नहीं होगी, बेंडिंग केवल इस डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहां आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन कोई बेंडिंग नहीं है। तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर घुस चुका है फर्मी लेवल, है ना, इतना हाईली डोप्ड है, जो न्यूट्रल रीजन है इतना हाईली डोप्ड है ना। ये EC है ना। सिमिलरली यहां पे कहीं EV होगा, है ना, ये एनर्जी गैप कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बीच में कहीं यहां पे होगा EFI, EC और EV के, हमने ये बना दिया EI है, ये क्या है, EV है, ECN है, ये EVN है ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां पे आपने क्या किया भैया, हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। P रीजन में डोपिंग इज सो हाई दैट द फर्मी लेवल इज इनसाइड द वैलेंस बैंड, तो यहां का जो EVP आएगा वो कहीं यहां पे आएगा मेरा बच्चा लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां कहीं होगा, है ना, बहुत हाईली डोप्ड है। तो यहां सोच रहे हो इन जनरल क्या होता है, अगर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का हम बनाते हैं तो फर्मी लेवल P टाइप का होता है, कहां, EFP, EV से थोड़ा ऊपर होता है, EV कहीं यहां होता है, EFP यहां, और EC यहां होता है, EFP, है ना, EC कहीं यहां होता है ना, EC के नीचे होता फर्मी लेवल, EC के क्लोज होता, और EV के ऊपर होता फर्मी लेवल, EV नीचे होता और EC ऊपर होता कि नहीं। इन जनरल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तुम बनाते हो तो फर्मी लेवल इज वेरी क्लोज टू फर्मी, EC यहां कहीं होता, फर्मी लेवल वेरी क्लोज टू EC होता, लेकिन EC के नीचे होता। यहां पे क्या होता, फर्मी लेवल EV के ऊपर होता थोड़ा सा, तो फर्मी लेवल यही होता, EV यहां कहीं होता और EC यहां कहीं होता, तो नॉर्मली EC अबव EV होता है। कंडक्शन बैंड एन रीजन का इन जनरल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में इक्विलिब्रियम पे, है ना, ECN इज अबव EVP, है ना, बैलेंस बैंड ऑफ P रीजन। लेकिन जब हाईली डोप्ड कर दोगे, यही रिक्वायर्ड है टनलिंग के लिए, कि आपका जो P रीजन का वैलेंस बैंड होना चाहिए, दैट शुड बी अबव द N रीजन कंडक्शन बैंड। ये तभी पॉसिबल है कि हाईली डोप्ड करके फर्मी लेवल को अंदर लेते आओ, इसको फर्मी लेवल के अंदर, तो यहां फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के ऊपर है, यहां फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के नीचे है। इक्विलिब्रियम पे यूनिफॉर्म होना चाहिए फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल के ऊपर यहां का बैलेंस बैंड होगा और फर्मी लेवल के नीचे यहां कंडक्शन बैंड होगा। बताइए, है ना, ठीक है। इसी वजह से भाई साहब, है ना, इसी वजह से आपका अगर आप देखोगे तो जो
बिल्ट इन पोटेंशियल होता है ना, बिल्ट इन पोटेंशियल, ये ईसीपी और ईसीएन के बीच का गैप लंबा है। इन जनरल क्या होता, ईसीएन यहां होता, ईवीपी यहां होता, तो इसका ईसीपी भी थोड़ा नीचे होता, यहां से थोड़ा ईसीपी नीचे होता, और ईसीएन यहां ऊपर होता, तो ईसीपी और ईसीएन के बीच का गैप ही तो Q इंटू वीबी, Q इंटू वी नॉट होता था, है ना। वो रिप्रेजेंट करता था, क्या रिप्रेजेंट करता था सर, वो रिप्रेजेंट करता था कांटेक्ट पोटेंशियल। लेकिन अब यहां उल्टा हो गया, ईसीएन नीचे हो गया, ईवीपी ऊपर गया, तो ईसीपी भी ऊपर चला गया, तो आपका गैप जो ईसीपी और ईसीएन के बीच में है, या ईवीपी और ईवीएन के बीच में ज्यादा है नॉर्मल डायोड के कंपेयर में। होना भी चाहिए, अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत हाई रख दोगे तो आपका कांटेक्ट पोटेंशियल KT अपॉन Q ln Na ND अपॉन Ni स्क्वायर, Na और ND बहुत हाई होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाई होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका है, सॉरी, ये आपका है, अरे यार सॉरी, ECP है ना, इन्हीं दोनों के बीच का गैप है ना, ठीक है। और यहां पे बीच में फर्मी लेवल बना देते हैं, इसका EI होगा कहीं, इसके और इसके बीच का गैप जो होगा वो EG के बराबर होगा, ECN और EVN का गैप है ना, ठीक है। ये फर्मी लेवल डायग्राम एकदम समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत। और यहां बेंडिंग होगी इलेक्ट्रिक, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस V नॉट होगा, है ना, इसके क्रॉस, और इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इंटरनल या E बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड E N2P डायरेक्शन में, उसकी वजह से बेंडिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिप्लीशन रीजन में बेंडिंग होगी, तो इस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, उसी की वजह से, है ना, यहां कंडक्शन बैंड यहां एग्जिस्ट कर रहा है, P रीजन में यहां एग्जिस्ट कर रहा है। मटेरियल सेम था, हमने डोपिंग इधर P साइड की करी, यहां N साइड की, तो कंडक्शन बैंड यहां पे है, एक जगह कंडक्शन बैंड यहां है, तो दोनों के कंडक्शन बैंड में जो कंडक्शन बैंड में डिफरेंस आ गया, या इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो भाई साहब है ना, भाई साहब है ना, ये नॉन लीनियर बेंडिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यहां पे लीनियरली वेरी करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल नेचर की होती है तो जो बेंडिंग होती है वो नॉन लीनियर होती है ना, ऐसा बेंडिंग हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहां भी बेंडिंग हो जाएगी पैरेलल, ठीक है ना। और ये जो गैप होगा, ये गैप आप जानते हो कितना होगा, QV नॉट ECP माइनस ECN, यही सेम बाद में यहां EVP माइनस EVN करोगे तो भी यही QV नॉट होगा, EVP माइनस EVN, क्योंकि ECP से जितना ऊपर ECP से जितना नीचे EVP है उतना ही नीचे ECN से EVN है, क्योंकि ECN और EVN के बीच की दूरी एनर्जी गैप के बराबर है, ECP और EVP के, तो ECP को नीचे लाके EVP कर दिया, उतना ही ECN को लाके EVN कर दिया, तो वही गैप ये भी है, QV नॉट। यहां तक कोई दिक्कत, ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्लियर है, जैसा हम बना चुके हैं नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में, और यही एनर्जी बैंड डायग्राम आपको समझाएगा कि व्हाट इज टनलिंग, हाउ दिस इज बीइंग डन। आपको पता है अगर ये बहुत हाईली डोप्ड है n रीजन, सो देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इन कंडक्शन बैंड ऑफ द n रीजन, है ना। और यहां वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में यहां होल्स बहुत सारे हैं भाई, होल्स बहुत सारे हैं, वैलेंस बैंड और यहां पे, है ना, ये फर्मी लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं यहां वैलेंस बैंड में, और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को जाने का मौका मिलेगा, होल्स क्या है ना, अब्सेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहेगा। होता क्या है, अगर आप फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो फॉरवर्ड बायस क्या करता है बेटा, फॉरवर्ड बायस P साइड पे प्लस पोटेंशियल और N साइड पे माइनस, तो वो इस बैरियर को, जो यहां से यहां बैरियर है, इसको कम करेगा ना। ये बैरियर क्या है, इस प्लस माइनस V नॉट पोटेंशियल की वजह से ये बैरियर QV नॉट है। अगर आप फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो वो प्लस माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल लाएगा, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस N2P रीजन घटेगा। मान लो आपने V1 वोल्टेज का फॉरवर्ड बायस लगा दिया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस N2P V नॉट माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि V1 V नॉट का अपोज कर रहा है, तो ये गैप घटेगा, है ना,
है ना, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस है वही तो इन दोनों के बीच का गैप है। ये गैप घटेगा, इसका क्या मतलब, ये जो एन साइड का कंडक्शन बैंड है ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, है ना। इन दोनों के बीच में भी गैप घटेगा ना, और साथ में, है ना, साथ में गैप घटने का क्या मतलब, ये ऊपर की तरफ भागेंगे गैप को हटाने के लिए, ये नीचे की तरफ, ये नीचे आएगा, ये ईसीपी भी नीचे आएगा, ईवीएन, और ये ईसीएन भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना, टू डिक्रीज द गैप, है ना, टू डिक्रीज द बैरियर। इसी बैरियर की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा नहीं पा रहा पी रीजन में, क्योंकि इतना बैरियर चढ़ के यहां कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा पी रीजन में, एन रीजन से। लेकिन आपने जैसे थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाया, है ना, थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाने पे ये बैरियर थोड़ा सा कम हुआ, ये हल्का सा ऊपर आया। अरे सॉरी, यहां पे देखते गलती है, ये हमने EFN तक दिखा दिया है ना, ये यहां तक दिखाना है भाई, इसके बीच का गैप है ना, एरो थोड़ा गलत, क्योंकि नॉर्मली EC ऊपर ही होता है ना, तो दिखाने की आदत है वहां से, इसलिए आप में से भी किसी ने नहीं बताया, ठीक है ना। चलो, तो ये गैप थोड़ा सा कम होगा, कम होगा मतलब ये ऊपर आएगा, है ना, और ये साथ में नीचे, ये साथ में नीचे, क्योंकि ये गैप भी तो कम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वाला गैप भी कम हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो होगा क्या, वैलेंस बैंड थोड़ा सा नीचे आ रहा है पी रीजन का, कंडक्शन बैंड ऊपर, तो ये आमने सामने हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन विल बी इन फ्रंट ऑफ, कहां आएगा, वैलेंस बैंड के आमने सामने थोड़ा सा आने लगेगा, थोड़ा सा आने लगेगा ना, हल्का सा ये ऊपर गया, हल्का सा ये नीचे आया, तो थोड़ा बहुत ये दिखने लगा उसको वैलेंस बैंड, जहां पे बहुत सारे होल्स हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अट्रैक्ट होंगे, है ना। और आपने फॉरवर्ड बायस लगाया है, तो फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहेंगे, एन से पी रीजन में, है ना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करना चाहते हैं भाई, टनलिंग कहां होगी, है ना। आपको याद होगा जेनर डायोड में रिवर्स बायस में टनलिंग होती थी, उसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन से एन रीजन में एंट्री करते थे टनल करके, जब डिप्लीशन रीजन विड्थ सेपरेशन बहुत स्मॉल होती थी। चूंकि डोपिंग बहुत हाई है, तो ये डिप्लीशन रीजन विड्थ, है ना, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डोपिंग, वेरी वेरी स्मॉल। तो जैसे आप फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, डिप्लीशन रीजन विड्थ भी घटेगी, और ये हल्का सा ऊपर आएगा, और हल्का सा बैलेंस बैंड इनको दिखने लगेगा सामने से, पूरा तो नहीं दिखने लगेगा, हल्का सा, ये हल्का सा नीचे है, ये हल्का सा ऊपर, तो इसको दिख रहा है यहां बैलेंस बैंड। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन से टनल करके कहां जाएंगे, वैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन। अगर उनको कंडक्शन बैंड में जाना रहता तो उनको क्या करना पड़ता, चढ़ाई करनी पड़ती भाई यहां तक। अभी आपने हल्का सा फॉरवर्ड बायस लगाया है, नॉर्मल डायोड में हल्का सा फॉरवर्ड बायस लगाने पे ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो हो रही होती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन को हल्का सा बढ़ा पाता है, ड्रिफ्ट वही का वही रहता है, नेट करंट ऑलमोस्ट जीरो रहती है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है स्मॉल फॉरवर्ड बायस पे। जब तक कि फॉरवर्ड बायस बढ़ाते बढ़ाते कट इन वोल्टेज तक नहीं ले जाते, फॉरवर्ड करंट इज निग्लिजिबल, उसके बाद तेजी से बढ़ती है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि स्मॉल फॉरवर्ड बायस पे ही अच्छी खासी करंट फ्लो होने लगती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वो टनल करके पी रीजन में जाने लगते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे उसको होल्स दिख रहे हैं वहां पे, है ना कि बैरियर चढ़ने की जगह हल्का सा फॉरवर्ड बायस लगाए। और जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस लगाएंगे ये बैरियर घटेगा, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ओवरलैपिंग ऑफ द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन बढ़ेगा। जितना ज्यादा ये ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा इसको दिखेगा होल्स या खाली जगह, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टनल करके एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जब फॉरवर्ड बायस बढ़ाना शुरू करेंगे, करंट बढ़ना शुरू होगी, जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, हल्का फुल्का ओवरलैपिंग। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एकदम ही आमने सामने होंगे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्स को या मैक्सिमम खाली जगहों को देख रहे होंगे बैलेंस बैंड में, है ना। और सेपरेशन विड्थ बहुत स्मॉल है, ऑलरेडी डिप्लीशन रीजन विड्थ बहुत स्मॉल थी, और फॉरवर्ड बायस तो और विड्थ को घटा रहा है, तो करंट टनलिंग करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो जो स्मॉल फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड में करंट नहीं फ्लो होती, यहां टनल डायोड में फ्लो होना शुरू हो जाती, जैसे जीरो से थोड़ा बढ़ाते हैं। अब जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो जाएगी, यहां पे थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाओगे, है ना, ये नीचे आया, ये ऊपर, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। उसके बाद सोचो क्या होगा, फर्दर फॉरवर्ड बायस बढ़ाओगे, ये और ऊपर जाएगा, ये और नीचे आएगा, ओवरलैपिंग अब कम होने लगेगी कि नहीं। पहले ये ऊपर था, ये नीचे था,
ऐसे बढ़ने लगे, थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, एकदम आमने सामने मैक्सिमम ओवरलैपिंग, फिर फॉरवर्ड बायस बढ़ाओगे ये और नीचे जाएगा, क्योंकि है ना, इसको ऐसे कम होना है, इस बैरियर को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, और इसको ऐसे कम होना है, ये ऊपर की तरफ, है ना। तो अब फिर से ओवरलैपिंग घटने लगी, फिर से करंट घटने लगेगी। अब सोचो एक टाइम तक जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाए, करंट ओवरलैपिंग थोड़ा 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 बढ़ रही थी, करंट उसी रेशियो में बढ़ती जा रही थी, बढ़ते बढ़ते जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो गई। अब उसके बाद फर्दर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाने पे ओवरलैपिंग उल्टा घटने लगी है। बैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, ओवरलैपिंग हल्का हल्का बढ़ती जा रही, ज्यादा देख पा रहा, ज्यादा एकदम मैक्सिमम देख रहा, अब घटना लगा, करंट क्या होगी, अपने मैक्सिमम वैल्यू से घटना शुरू होगी। ओवरलैपिंग घटते घटते जब एकदम कम हो जाएगी, करंट घटते घटते बहुत स्मॉल, ये निगेटिव रीजन आया। मैक्सिमम ओवरलैपिंग के बाद फर्दर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घटना शुरू हो गई भाई। इनिशियली करंट बढ़ी, अब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घट रही है, यही निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ओवरलैपिंग कम होने लगा है ना, करंट घटते घटते जब ओवरलैपिंग एकदम ही मिनिमम हो जाएगा, करंट घटते घटते एक अपने लोवेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। और फिर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते तुम जब ये बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर कर दोगे, ये बैरियर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। फिर जो फॉरवर्ड बायस नॉर्मल डायोड की करंट होती है ना, बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर, जब इसीलिए कट इन वोल्टेज मैंने बताया था ना, बिल्ट इन पोटेंशियल के आसपास होता है। जब बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर फॉरवर्ड बायस लगा दोगे, तब है ना, तब बैरियर ही जीरो हो जाएगा। अब टनलिंग इफेक्ट की वजह से नहीं, डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बायस की एकदम अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि बैरियर जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन आसानी से एन से पी रीजन में डिफ्यूज होकर जा सकते हैं, अब टनल करने की जरूरत नहीं, होल आसानी से पी से एन रीजन में डिफ्यूज होकर आ सकते हैं। अचानक से करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है, तो एक टाइम के बाद जब निगेटिव रेजिस्टेंस ओवर हो जाएगा, मतलब करंट का घटना ओवर हो जाएगा, फिर जो नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वैसा कैरेक्टरिस्टिक ये टनल डायोड शो करने लगेगा। तो आप एक तरह से ये अनुमान लगा लीजिए, जो नॉर्मल डायोड में जीरो से लेके कट इन वोल्टेज तक करंट ऑलमोस्ट जीरो होती है, वहां पे टनल डायोड काम करेगा। वहां पे शुरू में करंट जीरो से एक बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू से वोल्टेज बढ़ने पे घटेगी, घट के एक मिनिमम वैल्यू तक आएगी, और फिर एक नॉर्मल डायोड की तरफ फॉरवर्ड बायस में करंट फर्दर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक टनल डायोड की। बताइए समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं पॉइंट और उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। अभी तो इस समय इक्विलिब्रियम में नेट करंट जीरो है। मैं इस पॉइंट को लिखवा देता हूं, ग्राफ बना दूंगा इसका। बताइए क्रिस्टल क्लियर है ना। तो यहां टनलिंग एन रीजन से पी रीजन की तरफ हो रही है, फॉरवर्ड बायस रीजन में होती है ना। जो आपने जनरल ब्रेकडाउन में पढ़ा था, वहां रिवर्स बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा भाई। रिवर्स बायस में एन रीजन हायर है, पी रीजन लोअर है, तो करंट किस रीजन में, किस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल। अगर एन रीजन हायर है, पी रीजन लोअर है, तो करंट फ्लो होनी चाहिए एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पी टू एन होना चाहिए, तभी तो। इसीलिए वहां टनलिंग होती थी, वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन से इलेक्ट्रॉन टनल करके कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन में जाते थे, वहां पे जब जनरल ब्रेकडाउन होता था रिवर्स बायस में। यहां क्या है, फॉरवर्ड बायस में यहां कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन से इलेक्ट्रॉन टनल करके पी रीजन में जा रहे हैं, बैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन, क्योंकि यहां पे पी रीजन हायर साइड में, फॉरवर्ड बायस में एन रीजन लोअर, तो नेट करंट पी टू एन डायरेक्शन में आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन टनल करेगा एन टू पी डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए अब समझते हैं, इसको लिख लेते हैं, है ना। ड्यू टू वेरी हाई डोपिंग, very high doping on both the sides, valence band in P region is above द कंडक्शन बैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी निगेटिव रेजिस्टेंस शो कर पाएगा, है ना। अदरवाइज नॉर्मल डायोड में ऐसा नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि एक तो विड्थ बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल डायोड में, क्योंकि डोपिंग नॉर्मल लेवल की होती है, और उसमें ईसी ऊपर होता है, ईवी नीचे, और फॉरवर्ड बायस लगाएंगे ईसी और ऊपर भागेगा, ईवी और नीचे, ओवरलैपिंग होगी नहीं।
सेपरेशन विड्थ भी ज्यादा है, टनलिंग कभी हो ही नहीं सकता नॉर्मल डायोड में, है ना। सो वैलेंस बैंड इन पी रीजन इज अबव द कंडक्शन बैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये तभी पॉसिबल है बहुत हाई डोपिंग, है ना, क्योंकि फर्मी लेवल शुड इनसाइड द वैलेंस बैंड, है ना, दोनों में, एक में कंडक्शन बैंड के इनसाइड, एक में वैलेंस बैंड के इनसाइड। तो इसीलिए फर्मी लेवल तो कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो ये वैलेंस बैंड के अंदर, तो वैलेंस बैंड इससे ऊपर, ये कंडक्शन बैंड के अंदर, तो कंडक्ट बैंड इससे नीचे, तभी ये ईवीपी विल बी ग्रेटर देन ईसीएन होगा। वैलेंस बैंड इन पी रीजन इज अबव द कंडक्शन बैंड इन एन रीजन एट इक्विलिब्रियम। EVP is greater than ECM. And these two regions, these two are separated by conduction band of N region and valence band of P region. These two are separated by a very small distance, a very small distance, as depletion width is very small due to high doping. टनलिंग के लिए बड़ा जरूरी होता है, डिप्लीशन रीजन विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल ड्यू टू वेरी हाई डोपिंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वर्किंग के लिए। ठीक है ना, क्लियर है भाई साहब, इतना बता दीजिए जल्दी, है ना। अब वर्किंग बता रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देंगे, फिर ये टॉपिक आपका खत्म, है ना। एज वी अप्लाई अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज across the diode, barrier ECP minus ECN decreases। यही तो बैरियर है, यही तो बैरियर है, ये बैरियर है ना। decreases and thus EVP and ECN overlaps due to which इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अभी तो बैरियर थोड़ा सा घटा, अभी अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन से कंडक्शन बैंड ऑफ पी रीजन जाना चाहे तो अभी भी उसको बैरियर चलना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है ना, लेकिन वो टनल करके जा सकता है क्योंकि सेपरेशन विड्थ दिख रही है। दस ईवीपी एंड ईसीएन ओवरलैप्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन tunnels and moves to valence band of P region and current starts flowing from P to N region even at very small forward bias voltage due to tunneling effect। यही टनलिंग इफेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट, एज फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेज overlapping between EVP
and ECN increases, and thus more electrons tunnel from ECN मतलब conduction band of n region to EVP, and thus forward current increases. Thus forward current, टनलिंग करंट ऑब्वियसली ये टनलिंग की वजह से फ्लो हो रही, increases as we keep on increasing forward bias voltage, then at फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ वीपी वोल्ट है ना, इसको हम देंगे पीक वोल्टेज है ना, वीपी वोल्ट ओवरलैपिंग becomes maximum and tunneling becomes maximum, thus tunneling becomes maximum, and thus the current becomes maximum. तो जीरो से लेके वीपी तक अगर मैं कहूं फ्रॉम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फ्रॉम 0 to VP, overlapping increases, almost linearly बढ़ती है, overlapping increases, tunneling current increases, current increases. ठीक है ना, यहां तक हुआ, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं अगले पेज पे, जो समझाया था वही लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है? नेक्स्ट पेज, व्हेन वी फर्दर इंक्रीज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये निगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एबव VP overlapping now starts decreasing between EVP and ECN, thus tunneling start decreasing, and thus current starts decreasing with increase in forward bias voltage. This region of operation, this region where current is decreasing with increase in forward bias voltage, is called as negative resistance region, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़नी चाहिए कायदे से, निगेटिव है ना, रेजिस्टेंस रीजन. So, for VD greater than VP and up to एक वैली वोल्टेज होता है ना, वैली वोल्टेज है ना, वैली वोल्टेज VV है ना, अभी देखेंगे वैली जैसा कर्व आता है ना, ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रहा है VP के ऊपर फर्दर वोल्टेज बढ़ाने पे, VP पे मैक्सिमम पीक करंट मिली थी, टनलिंग करंट
पीक ओवरलैपिंग थी, पीक करंट, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, ओवरलैपिंग डिक्रीजेज, टनलिंग करंट डिक्रीजेज, टनलिंग डिक्रीजेज, करंट डिक्रीजेज, है ना। When VD is increased, है ना, and यहां पे लिख लो and at VD is equal to VV minimum tunneling current as overlapping is minimum. If forward bias voltage is increased further above VV, then barrier decreases so much that forward current, diffusion current starts flowing through डायोड। ठीक है ना, जब एकदम भाई ये ऐसे ऊपर भाग रहा था, ये नीचे भाग रहा था, ओवरलैपिंग हुई, फिर ओवरलैपिंग घटने लगी, फिर एक टाइम पे ओवरलैपिंग कुछ नहीं रह जाएगी, लेकिन तब तक ये बैरियर बहुत कम हो चुका होगा, फॉरवर्ड बायस डिफ्यूजन करंट फिर वोल्टेज बढ़ने के साथ बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे और फॉरवर्ड बढ़ाएंगे, है ना। एक जब बैरियर एकदम घट के जीरो होने वाला रहता है, उसके बाद फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाने पे करंट एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, है ना। तो वही चीज लिखा है, ठीक है ना। ना हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसीलिए इनिशियली वैलेंस बैंड का पी रीजन का ऊपर होना जरूरी है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि पहले ओवरलैपिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे घटेगी। अगर ऑलरेडी ईवी नीचे रहता, ईसी ऊपर, तो फॉरवर्ड बायस लगाते, ये तो ऐसे ओवरलैपिंग पहले ही बहुत कम थी, कुछ थी ही नहीं, और डोपिंग तब कम होगी, तभी तो ईसी ऊपर होगा, ईवी नीचे, ये सेपरेशन भी इतनी ज्यादा, फॉरवर्ड बायस लगाओगे ये ऊपर निकलेगा, ये नीचे, ओवरलैपिंग कभी हो ही नहीं पाएगी, कभी टनलिंग अकर नहीं करेगा, कभी टनल इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है ना। सो वेरी हाईली डोप्ड होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। Sorry. IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। I है और ये V है ना। फॉरवर्ड बायस में ही ड्रा करते हैं, इसको यूज किस में करते हैं, फॉरवर्ड बायस रीजन में, इसीलिए निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमेशा प्रेफर होता है, तो ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस, है ना, मेनली। तो ये देखो जी, फॉरवर्ड बायस लगाना शुरू किए, है ना, टनलिंग बढ़ना शुरू हुई,
टनलिंग ऑलमोस्ट जो बढ़ती है, ओवरलैपिंग जो बढ़ती है, एकदम ऑलमोस्ट लीनियरली करंट को बढ़ाता है ना, लीनियरली। इसको ओमिक रीजन इसीलिए कई बार कहते हैं, ऑलमोस्ट लीनियर होता है भाई, ये लीनियरली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये अपना एक क्या करेगा, पीक हासिल करेगा, है ना, एक बहुत ही स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे एक पीक हासिल करेगा, इसको वीपी वोल्टेज में कह रहा हूं। एंड फिर करंट घटना शुरू होगी, घटना शुरू होगी, टनलिंग ओवरलैपिंग कम होना शुरू होगी, करंट घटना शुरू होगी, घटना शुरू होगी, घटना शुरू होगी, और एक मिनिमम को टच करेगी, है ना, इस पॉइंट पे, इसको कहेंगे वीवी, है ना। अब उसके बाद करंट धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस रीजन की तरह, जैसे एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ती है वैसे बढ़ेगी एकदम तेजी से, है ना, ठीक है। तो इस रीजन को जितना, ये वाला रीजन है ना, ये देखो डॉट, है ना, ये आपकी पीक करंट है, टनलिंग इफेक्ट की पीक करंट है ना, पीक करंट ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट यहां खत्म हो रहा है वीवी पे, है ना, तो ये आईपी करंट है ना, ये आपका मिनिमम करंट आईवी करंट है, वैली करंट इसको कहते हैं ना, वैली, है ना, ये वैली वोल्टेज है ना। देखो ये वैली जैसा सोफ है नहीं, ये दो पीक्स हैं, पहाड़ की चोटियां जैसे, उसके बीच में जो रीजन होता है वो एक तरह से क्या होता है, आपका वैली होता है ना, जैसे दो पहाड़ होते हैं बीच में वैली होता है ना, वैसे। तो इसीलिए इसको, है ना, वीवी क्या है आपका, अगर ध्यान से देखो, वैली वोल्टेज, और करस्पॉन्डिंगली आईवी वैली करंट है। आईपी क्या है, पीक करंट, है ना, पीक करंट है ना। फॉरवर्ड बायस लगा के तो आप पीक करंट कुछ भी पा सकते हो, बढ़ाते जाओ तो, है ना, इस पीक करंट को भी फॉरवर्ड बायस बढ़ा के एक्सपोनेंशियली, है ना, पीक करंट है ना, वीपी वही करस्पॉन्डिंगली पीक वोल्टेज है, ठीक है ना। ये रीजन जो है आपका, है ना, यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, ओमिक रीजन, जहां पे ओवरलैपिंग बढ़ रहा था और लीनियरली करंट बढ़ रही थी वोल्टेज के साथ, इसको हम कहते हैं ओमिक रीजन, है ना। ये भी ऑलमोस्ट लीनियर है, ये भी ऑलमोस्ट लीनियर है ना, देखो, है ना, ओवरलैपिंग यहां घट रही थी, है ना, तो यहां देखो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट क्या हो रही है, घट रही है। ये आपका रीजन है यहां से लेके यहां तक, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जहां पे वोल्टेज बढ़ाने पे क्या हो रही है, करंट घट रही है। देखो ना, इसका स्लोप निकालोगे आई वी का तो निगेटिव आएगा, मतलब आई बाई वी कंडक्टेंस निगेटिव, तो रेजिस्टेंस भी 1 कंडक्टेंस निगेटिव, इसीलिए इसको निगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और इसी रीजन में हम यूज करते हैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह ना। और फिर ये क्या है, ये वाला रीजन एक्सपोनेंशियल रीजन, जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना, एक्सपोनेंशियल रीजन, है ना, एक्सपोनेंशियल रीजन, जैसे नॉर्मल डायोड की फॉरवर्ड बायस करंट होती है ना, इसको आप कट इन वोल्टेज मान सकते हो ना, कट इन वोल्टेज के बाद फर्दर वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ी, कट इन वोल्टेज तक करंट बहुत स्मॉल है, आईवी के बराबर, बहुत तेजी से करंट बढ़ रही है ना। तो 3 रीजन होते हैं, 0 से वीपी तक आपका लीनियर ओमिक रीजन आप कह सकते हो, वीपी से वीवी तक निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, है ना, तो आप कह सकते हो 0 से लेके वीपी तक ओमिक रीजन होता है, आप क्या, है ना, वोल्टेज भी, है ना, रुक जाओ, वोल्टेज भी, V की वैल्यू जब वीपी से फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, वीवी से वीवी के बीच में रहेगा तो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, है ना। और V ग्रेटर देन वीवी के लिए एक्सपोनेंशियल रीजन, जस्ट लाइक नॉर्मल डायोड। ये सब पूछा जाता है ना, किस रेंज में, किस वोल्टेज रेंज में कौन से रीजन में, एक्सपोनेंशियल रीजन जस्ट लाइक नॉर्मल डायोड। तो नॉर्मल डायोड में ये वाले रीजन एग्जिस्ट नहीं करते, ये वाले पोर्शन अप टू कट इन वोल्टेज तक करंट बहुत स्मॉल होती है, जिसको हम कई बार 0 ले लेते हैं, फिर इसके बाद तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ओवरलैपिंग बढ़ रहा था, यहां से यहां ओवरलैपिंग घट रहा था, इसलिए करंट घट रही थी, ठीक है ना। और अगर आप
इसको एक्सटेंड करोगे इधर रिवर्स बायस में तो भी ऐसे करंट। रिवर्स बायस में भी यहाँ टनलिंग होती है, तो कई बार आपको कैरेक्टरिस्टिक इस पीछे दिखाया रहता है ना, रिवर्स बायस में टनलिंग होगी, लेकिन वहां पे वैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन से कंडक्ट, यहां सोच के देखो ना, ये सेपरेशन विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ हाई डोपिंग। यहां बैलेंस बैंड है, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे होल से भी ज्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां कंडक्शन बैंड है जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे फ्री स्टेट्स भी हैं, है ना, बहुत सारे खाली जगहें भी हैं, बहुत सारे भरी हुई जगहें भी हैं। अब जब रिवर्स बायस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है टनल करके, क्योंकि रिवर्स बायस में ये इंड हायर पोटेंशियल पे, ये इंड लोअर पे, नेट करंट इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो वहां पे सोचो वैलेंस बैंड से टनल करके यहां कंडक्शन का, ये पूरा कंडक्शन बैंड है ऊपर इसके ना, यहां से ऊपर पूरा तो इसको एकदम बहुत सारी खाली जगहें दिख रही, ये टनल करके मस्त अपना जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जैसा हम जेनर डायोड में ऐसा नहीं होता था। जेनर डायोड में यहां पे ईवी होता था, यहां पे ईसी होता था, हाई डोपिंग होती थी, हल्का सा रिवर्स बायस लगाते थे तो ये आमने सामने आते थे। यहां तो ऑलरेडी रिवर्स अभी नहीं लगाओ तभी आमने सामने, थोड़ा सा भी रिवर्स बायस लगाओगे, है ना, थोड़ा सा भी रिवर्स बायस तो टनलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल सेपरेशन विड्थ, वेरी स्मॉल डिप्लीशन रीजन। रिवर्स बायस से डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ती है, लेकिन जब थोड़ा सा लगाओगे तो ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वैलेंस बैंड में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उनको बहुत सारी खाली जगहें दिख रही हैं, वो टनल करके यहां जाने लगेंगे, है ना, ठीक है ना, टनलिंग इफेक्ट यहां भी दिखेगा, ठीक है ना। तो उसी को इस तरफ दिखा रखा है रिवर्स बायस में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में। क्लियर है? तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना, किस वोल्टेज रीजन में वो कहां, कौन से रीजन में काम कर रहा होता है, कौन सा रीजन ओमिक रीजन होता है टनल डायोड का, कौन सा निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, कौन सा नॉर्मल डायोड वाला रीजन होता है। तो ये वोल्टेज याद रखो, 0 से वीपी तक ओमिक रीजन, वीपी से वीवी तक निगेटिव रेजिस्टेंस, और एबव वीपी एक्सपोनेंशियल रीजन जस्ट लाइक नॉर्मल डायोड, है ना। वीपी पे आपको मैक्सिमम पीक करंट मिलती है जब टनलिंग मैक्सिमम होती है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। आईपी के बाद करंट घटना शुरू होती है वीपी वोल्टेज के बाद, क्योंकि ओवरलैपिंग घटना शुरू होती है। अप टू वीपी तक ओवरलैपिंग बढ़ रहा होता तो लीनियरली करंट बढ़ रही होती है, ऑलमोस्ट लीनियर रीजंस हैं, ठीक है ना। क्लियर है? ये आपका मैंने फर्मी लेवल डायग्राम भी बना दिया और वहां से समझा दिया। ये सारे पॉइंट जितने लिखे हैं दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हैं, अच्छे से समझ लिए हो, तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से, बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन तो बताओ, है ना। तो फर्मी लेवल डायग्राम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेनर डायोड को समझने के लिए भी फर्मी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना को समझने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप समझ पाओगे कि टनलिंग हो कैसे रही है और टनलिंग की वजह से कैसे निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ रहा है। नहीं तो बस आप थियरी पढ़ लोगे तो नहीं समझ में आएगा, बस लगेगा हाँ ऐसा होता है। कैसे हो रहा है वो आप समझने के लिए, है ना, कैसे फर्मी लेवल मूव करेगा, फॉरवर्ड बैक वोल्टेज बढ़ाने पे कहाँ कंडक्शन बैंड मूव करेगा, कहाँ बैलेंस बैंड मूव करेगा, कैसे ओवरलैपिंग बढ़ेगी, फिर कब घटेगी, फिर कैसे करंट पहले बढ़ेगी, फिर करंट घटना शुरू होगी बढ़ते वोल्टेज के साथ, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, आपने शायद ये कैरेक्टरिस्टिक कभी देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, है ना। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, लो नॉइज होता है ना, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के बड़े काम आता है, ऑसिलेटर बनाने के काम आता है, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के काम आता है, लो पावर पे काम कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज लगाया करंट फ्लो होना शुरू हो गई। नॉर्मल डायोड में नहीं होता, आप अच्छा खासा वोल्टेज लगाओगे, जब तक बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज लगाओगे, फर्दर उससे ज्यादा तब जाके करंट बढ़ना शुरू होगी। चलो बढ़िया है ना, क्लियर है। तो नॉर्मल डायोड में तो आपको कट इन वोल्टेज तक लगाने पे कुछ करंट ही नहीं मिलती, फिर उसके बाद बढ़ाते हो ना, तो एक अच्छा खासा वोल्टेज लगाना पड़ता है। यहां तो थोड़ा सा वोल्टेज 0 से बढ़ाए फॉरवर्ड, करंट फ्लो होना शुरू हो गई, तो लो पावर पे ही ये काम करना शुरू अपना कर देता है, क्योंकि ज्यादातर हम निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को यूटिलाइज करते हैं, या जो 0 से आईपी वाला रीजन है उसको भी यूटिलाइज करते हैं स्विचिंग के लिए, है ना, अपने स्विचिंग के लिए। तो देखो लो वोल्टेज पे, है ना, बहुत 0 से वीवी तक वोल्टेज बहुत लो है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी बहुत लो वोल्टेज रेंज पे मिल रहा है, और जो इनिशियली करंट बढ़ रहे 0 से आईपी वो भी बहुत लो रेजिस्टेंस रीजन, लो वोल्टेज पे अच्छी खासी करंट हमें मिल जा रहा है। आईपी एक अच्छी खासी करंट होती है जो कंडक्शन, प्रॉपर कंडक्शन को शो करती है ना।
क्योंकि टनलिंग जब ओवरलैपिंग अच्छी खासी होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अच्छी खासी करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक है ना। यू कैन नॉट से दैट कि बहुत स्मॉल करंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो, मैंने स्पेशल डायोड में बाकी एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा था ईडीसी में। यहाँ पे आपके दो और स्पेशल डायोड, 60 की डायोड, और आपके क्या हो गए, टनल डायोड भी खत्म हो गए, जेफेट हमने खत्म ही कर दिया, हॉल इफेक्ट हमने खत्म कर दिया। तो जो की पॉइंट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, किसी की प्रॉपर्टी, ये होता है, ये नहीं होता है, ये किस रीजन में यूज होगा, मोस्टली यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस रीजन, है ना। क्योंकि कई बार टनलिंग का नाम सुन के हमें लगता है रिवर्स बायस रीजन में यूज होगा, क्योंकि हम जनरल ब्रेकडाउन फेनोमेना पढ़ते हैं टनलिंग इफेक्ट की वजह से। तो टनलिंग फॉरवर्ड बायस रीजन में भी हो सकता है, रिवर्स बायस रीजन में भी हो सकता है। वहां ब्रेक डाउन होता है टनलिंग इफेक्ट की वजह से, यहां टनलिंग इफेक्ट की वजह से करंट फ्लो हो रही है और यहां निगेटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है फॉरवर्ड बायस रीजन में। यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस रीजन मोस्टली, यही कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है ना, फॉरवर्ड बायस मोड, है ना। कंफ्यूज, जैसे एलईडी फॉरवर्ड बायस मोड में यूज होता है ना। सोलर सेल देखेंगे तो आपका वो इफेक्टिवली, सोलर सेल में तो हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते नहीं, जो वोल्टेज डेवलप होता है सोलर सेल के क्रॉस वो उसको फॉरवर्ड बायस कर देता है। एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं, टनल को हम फॉरवर्ड बायस मोड में यूज करते हैं, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस मोड में यूज करते हैं ना, जनरल डायोड को हम रिवर्स बायस मोड में प्रीफर करते हैं यूज करना, ब्रेक डाउन रीजन, है ना, एज अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी लास्ट टाइम में की पॉइंट्स केवल रिवाइज करिए, जो की पॉइंट्स हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं पूछते, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे पूछेंगे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो आपको प्रैक्टिस जितनी पीवाईक्यू की कर पाओ, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से जितने की पॉइंट याद रख पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शंस को इलिमिनेट करने आपको आना चाहिए, है ना, कि ऑप्शन मैच करो, मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं तो एक मैच किया, कौन से ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, दूसरा मैच करके सीधे आंसर लाओ, है ना। तो उसमें मेथड डेवलप करो जल्दी सॉल्व करने के, आपको चीजें आती हैं, है ना। और इलिमिनेशन मेथड कई बार बहुत काम होता है मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, है ना, मल्टीपल वाले आंसर्स में, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं तो 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, उसकी प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू के थ्रू, और पीवाईक्यू के थ्रू की पॉइंट जितने आप रिवाइज कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, है ना, फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जितना आप लास्ट टाइम में बेस्ट एफर्ट डाल सकते हैं डालिए, और जाके बेस्ट ट्राई करिए। ज्यादा आगे की मत सोचिए यार ये नहीं पढ़ाऊं वो पढ़ाऊं, जितना पढ़े उसको रिवाइज करके बेस्ट पॉसिबल एफर्ट मारो। अभी आपके वही हाथ में है, ये नहीं कि यार मेरा ये थोड़ा सा 10% छूट गया, इसमें 20, ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं। जितना पढ़े हो, किसी सब्जेक्ट में 70%, किसी में 80%, किसी में 50%, किसी में 90%, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट। 50-55% पे वहां रैंक्स आ जाती हैं, बहुत अच्छी है ना। तो जस्ट ट्राई योर बेस्ट, है ना। अब जितना हो गया उतना प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में और कुछ और आपको सिखाएंगे इसी तरह से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।